हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और जो आपका पहला चैप्टर क्लास 12 का अभी कंप्लीट हुआ है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारा का सारा थ्योरी पोर्शन जो है वो कवर कर लिया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। क्यों? क्योंकि अब आज के वीडियो में जब मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, तो अगर आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर नहीं है तो आपको मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देखने बैठे हैं और आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर नहीं है पूरा, तो जल्दी से जाओ और सारे जो आपके फर्स्ट चैप्टर के ब्रिक्स और बीट्स और बोन्स वाला जो चैप्टर है क्लास 12 का पहला चैप्टर, इसके सारे टॉपिक्स देख डालो, समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद झट से आ जाओ इस वीडियो पे और फिर क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो मेरे साथ। तो शुरू करता हूं मैं। पहला जो चैप्टर है आपका ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, तो ये जो पहला चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में बेसिकली क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले जो हैं इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू जो मतलब है उसका अलग से हम क्लास करेंगे और उसमें सिर्फ मैं एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करूंगा फिर, ठीक है, जो भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले रहेंगे। यहाँ आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स जो आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है आपसे, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल। देखो, बड़ा साधारण सा और यूनिवर्सल जो एडवाइस है मेरा, मतलब आपको हमेशा ये हर जगह से मिलेगा, हर टीचर से मिलेगा, इसको आप सीरियसली लिया भी करो जब भी कोई टीचर देता है, कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा करें। जब भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये सिर्फ क्लास 12 ही नहीं, आप आगे जाके जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ क्या पूछ रही है आपसे, अगर आप बहुत बेहतर आंसर लिखने वाले, बहुत अच्छे उत्तर देने वाले, ओरली या रिटन, किसी भी तरीके से आंसर आपको देना है और आप चाहते हैं कि आपका आंसर टू द पॉइंट हो, परफेक्ट हो, तो उसके लिए आप ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप उसको क्या प्रॉपर एड्रेस कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जब पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस कर पाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िए, मतलब समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या पूछ रही है, लिस्ट बनानी है आपको। किन चीजों की लिस्ट बनानी है? जो फूड अवेलेबल थे उस समय हड़प्पन लोगों को खाने के लिए। हड़प्पा की सिटी में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस। बहुत अच्छे से जब चैप्टर पढ़ लोगे, क्वेश्चन देखोगे ना, तो दिमाग में तुरंत तुम्हारे वो चीज क्लिक कर जाएगी कि अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है उस टॉपिक से आ रहा है। तो सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस वाला, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज वाला जो हमने टॉपिक पढ़ रखा है उसका वीडियो आपने देखा होगा, वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी मैं डिस्कस करता हूं। तो हड़प्पा के जो लोग थे, इनको किस प्रकार का फूड, किस प्रकार के खाने की चीजें अवेलेबल थी, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है इसके साथ साथ, ठीक है, हु वुड हैव प्रोवाइडेड दीज, कहां से इनको मिलती थी वो चीजें, वो भी आपको प्रोवाइड करना है आंसर में, अपने रिटर्न आंसर में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करें, हड़प्पन्स बेसिकली जो कंज्यूम करते थे वो 2 तरीके की चीजें। उस बुक में आपको बड़े आराम से क्या लिखा हुआ है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक्सकेवेट कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन के दौरान जू आर्कियोलॉजिस्ट हैं और क्या नाम है, आर्कियोबॉटनिस्ट हैं, आर्कियोबॉटनिस्ट्स हैं, यानी कि वो लोग जो कि प्लांट के स्पेशलिस्ट हैं और वो लोग जो एनिमल्स के स्पेशलिस्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सब ने कुछ जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि बेसिकली 2 तरीके के, प्लांट बेस और एनिमल बेस। तो आप अपने आंसर में इस तरह भी लिख सकते हो, आपको कोई जरूरी नहीं कि यहां पर जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से भी आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली हमें 2 तरीके के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहां पर, प्लांट बेस और एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। आज के डेट में भी आप वही कंज्यूम करते हैं, कोई नई चीज नहीं कंज्यूम करते हैं हम। पूरी दुनिया में अगर आप देखो फूड प्रोडक्शन, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि लोग या तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लांट बेस्ड। तो बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं कि एक्सकेवेशंस के दौरान कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि भुने हुए टाइप के अनाज के दाने, आपको सिके हुए टाइप के अनाज के दाने जो है थोड़े से, है ना, उनका डार्क टाइप का हो गया है कलर, बिकॉज ऑफ द बेकिंग इन द फायर। तो इनको हम चार्ड ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है, चढ़े हुए सिके हुए
अनाज के दाने आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। तो हड़प्पन साइट में हमें बहुत सारे ऐसे चार्ट ग्रेन्स मिलते हैं जिन चार्ट ग्रेन से हमें पता चलता है कि हड़प्पन्स की जो प्रैक्टिसेस थी खाने पीने की, ईडिबल जो प्रैक्टिसेस थी, डाइटरी प्रैक्टिसेस जो थी, इनमें वो बहुत सारा अनाज या ग्रेन्स इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कौन कौन से ग्रेन्स इस्तेमाल करते थे? बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं बात करूँ तो ग्रेन्स में उनके पास जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है सबसे पहले व्हीट। ठीक है, गेहूं दिया हुआ है, व्हीट को कंज्यूम कर रहे हैं ये लोग, बार्ले जौ को कंज्यूम कर रहे हैं ये लोग, लेंटिल्स दालें वगैरह जो होती है ना, चिकपी, सीसम, ठीक है, मिलेट्स गुजरात से मिला है आपको। ठीक है, इसके अलावा राइस, तो राइस के प्रमाण कमी जगह से मिलते हैं आपको। ठीक है, ये हो गए आपके वो चीजें जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं एक तरीके से। क्लियर है, पौधों से ही ये अनाज निकलते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इनको वो कंज्यूम करते थे, इनके एविडेंसेस हमें बाकायदा मिले हैं, ये क्लियर है। इसको रिकंस्ट्रक्ट करना हड़प्पन्स के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था, मतलब सॉरी, इतिहासकारों के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे सादा सादा ऑब्जर्वेशन था कि अनाज मिला, मतलब ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन का अनाज था। चलो, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, तो अब जो चीज़ें एनिमल से प्रोड्यूस हो रही हैं उनसे इनको मिल रही हैं, तो हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पन्स जो है कुछ कुछ तरीके के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। क्लियर है, जैसे कैटल, शिप, गोट, बफेलो, इन एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इनमें से वो कितने एनिमल्स का मीट कंज्यूम करते थे ये थोड़ा सा क्लियर कट नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो बिल्कुल बिना किसी डाउट के कि हड़प्पन्स डोमेस्टिकेटेड द कैटल, शिप, गोट, बफेलो, पिग। ठीक है, तो इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, माइट भी इनमें से कुछ कुछ एनिमल को वो कंज्यूम भी करते रहे हो, कंज्यूम नहीं भी करते रहे हो। तो इस बात से बहुत श्योर रहना आपको कि ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि वो कैटल्स का मीट खा रहे हैं, शिप या गोट या बफेलो या पिग का वो मीट खा रहे हैं। बेसिकली इनके डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। हो सकता है इनका कंजम्पशन भी होता रहा हो, या हो सकता है बिल्कुल इनका कंजम्पशन ना करते रहे, वो दोनों बातें यहाँ पर हो सकती हैं। चलो हाँ, हमारे पास इस तरीके के एविडेंसेस हैं कि कुछ वाइल्ड स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जंगली प्रजाति के जो जानवर हैं, जैसे हिरण वगैरह हो गया, ठीक है, बोर, जंगली शुअर हो गया, घड़ियाल वगैरह हो गया, इनके मीट के एविडेंसेस माइट भी खाने के लिए ही ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल हुआ होगा। तो यहां पर मीट के एविडेंसेस आपको मिल रहे हैं। हिस्टोरियंस जो है बुक में क्या लिख रहे हैं, मतलब जो बुक में लिखा है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्या बता रहे हैं कि वी हैव फाउंड दी मीट लाइक डियर, बोर, मतलब मांस जैसा ऐसा कुछ मिला नहीं है, बोन्स मिली है बेसिकली इनको। तो इनका ऑब्जर्वेशन सीधा इसलिए जा रहा है वहां पे क्योंकि ये डोमेस्टिकेशन के लिए तो है नहीं। अब डोमेस्टिकेशन के लिए नहीं है, बोन्स मिली हुई, तो इसका मतलब इनको मारा गया होगा, और मारा गया होगा तो सिर्फ मीट कंजम्पशन के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा डायरेक्टली लिंक इसलिए हो रहा है मीट कंजम्पशन, क्योंकि ये वो एनिमल है जो डोमेस्टिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। अब घड़ियाल को आप डोमेस्टिकेट क्या करोगे, काहे के लिए करोगे, है ना? जंगली सूअर को डोमेस्टिकेट करके क्या कर लोगे? तो ये चीजें जो है आपको समझनी है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये भी पूछा था आपसे प्रश्न में कि वो कहां से किन लोगों से के द्वारा ऑब्टेन करते थे। तो देखो क्या है, एक तो ये जो है इसमें आप लिख दोगे कि इट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्लियर है, ये उनको खुद से मिल जाता था, क्रॉप वगैरह से, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा ये जो मीट वाली चीजें हैं ये इनको कहां से ऑब्टेन होती थी? ये इनको ऑब्टेन होती थी या तो ये खुद हंटिंग एक्टिविटीज करते थे, ठीक है, तो माइट भी ये जब हंटिंग वगैरह में जाते थे तो हंटिंग एक्सपीडिशन से इनको ये ऑब्टेन हो जाता था। क्लियर है? इसके अलावा हो सकता है कि इन्होंने हंटिंग के अलावा इसको ऑब्टेन किया हो कुछ हंटिंग ट्राइब से, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज में या रिमोट एरियाज में कुछ कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती रही होंगी जो पर्टिकुलरली जंगल में रहती थी, और उनके साथ जब कुछ चीज़ों को एक्सचेंज करते रहे होंगे, मतलब उनको कोई ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती रही होगी जो हड़प्पन कल्चर की किसी साइट में अवेलेबल है, कपड़े हो गए मान लो, या कोई और चीज़, बर्तन वगैरह हो गए जो उनको चाहिए, तो अब वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऑब्वियस बात है बार्टर सिस्टम जैसा एक्सचेंज चलता था, तो फिर उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें, मीट जैसी चीज़ें दी होंगी हड़प्पन्स को, और हड़प्पन ने उनको, या हड़प्पा की किसी साइट में से उन्होंने प्राप्त किया होगा वो वस्तु जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। क्लियर है? तो हमारे पास इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन है कि या तो इन्होंने हंटिंग कम्युनिटी से प्राप्त किया होगा, ठीक है, या फिर हड़प्पन ने खुद उनको जाके धनुष बाण लेके, या जो भी उनके पास वेपन्स रहे होंगे उस समय, है ना, तीर वगैरह मार मूर के शिकार किया होगा उनका। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। आप इसको पहले इस तरह से कैटेगराइज करोगे और इसके बाद ग्रुप में रखोगे। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस
सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। आप ध्यान रखो, तो जब क्वेश्चन आप पढ़ लोगे बहुत अच्छे से और आप अपना आंसर प्रिपेयर करोगे तो कुछ भी और ना लिखते जाना यहां वहां, कि कुछ मान लो मन में आया है ना कि पिछले हफ्ते मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है ना, आप सोशियो इकोनॉमिक नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत एक आध लाइन ध्यान था, उतना लिखने के बाद आपने अपने जीवन की वो उस महीने की, उस हफ्ते की, पिछले हफ्ते की घटना लिख दी। ऐसा बिल्कुल ना करना, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जाके पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और फिर जब प्रश्न आपके सामने आए तो उसको आंसर के रूप में लिखो, आंसर के फॉर्म में लिखो। सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस पूछ रहा है यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है कैसे ट्रेस करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस, कौन कौन से ऐसे मेथड्स उन्होंने यूज करी जिनसे उन्होंने क्या ट्रेस करा, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस ट्रेस करा, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस। इसके साथ साथ एक तो आपको तरीके लिखना है कि सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को, हड़प्पा में क्या किसी तरीके का सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस था, पहले तो आपको ये समझना है। इसके बाद अगर डिफरेंस था, ठीक है, तो कैसे हड़प्पा ने नोटिस किया, क्लियर है। तो ऑलमोस्ट आप सिमिलैरिटी के साथ इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना, मतलब जो डिफरेंसेस लिखोगे उन्हीं डिफरेंसेस में ऑब्जर्वेशन लिख दोगे कि माइट भी ऐसा रहा होगा इसलिए उनको ये लगा, क्लियर है। चलो आंसर भी दिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन पे डिस्कशन तो हो ही गया। तो यस, आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है, कि हड़प्पा के समय में क्या किसी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं थी, were there social or economic differences in the Harappan culture? We are not sure, but we have got so many things, so many clues, so many observations are there by the archaeologists, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने कुछ कुछ चीजों को जिनको समझा, मतलब हो सकता है अंतर रहा हो ना रहा हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारे आज इस प्रकार के प्रमाण हैं जिन प्रमाणों को अगर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज आएगी कि हो सकता है ये किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक अंतर को दिखा रहा हो। जैसे सबसे पहले दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी, तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था सबसे पहले कि हाउ, तो दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी हैं, ठीक है। बरियल्स, सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि किस तरीके से उनको बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी इंसान की डेथ हो गई है और उसको बरी किया जाएगा, तो आपको मैंने पढ़ाया था ये बहुत अच्छे से, ठीक है, कि इजिप्ट में जो आपको पिरामिड वगैरह मिले हैं उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, उनमें खजाना वजाना मिलता था। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस हिस्टोरियंस यहाँ खोजने की कोशिश करते हैं बरियल्स में। वो ये देखना चाहते हैं कि इनके बरी करने का जो तरीका है, इनके जो दफनाने का तरीका है, इसमें अगर बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें दफनाई जा रही हैं साथ में, तो हो सकता है कि किसी बड़े रिच एलीट फैमिली का रहा होगा। बड़ी सिंपल बरियल है तो फिर माइट भी वो बहुत सिंपल पर्सनालिटी रही होगी। तो एक तरीके से अंतर को एक इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि समाज में आर्थिक तौर पर डिफरेंस है, सामाजिक तौर पर डिफरेंस है। जो लोग ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं उनको जब दफनाया जाता है तो भी रिसोर्सेस दिखते हैं, और जो लोग उतने रिसोर्सफुल नहीं हैं उनके बरियल्स में, उनके दफनाने के पैटर्न्स में हमें उतने ज़्यादा संसाधन या उनकी रोजमर्रा की उपयोग की जाने वाली चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। सो बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स, द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। चलो गड्ढों में, तो ये तो खैर ये कोई डिफरेंस का इंडिकेशन नहीं हुआ, बट आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कि गड्ढों में दफनाए जाते थे। बट गड्ढे तो खोदेंगे सबके लिए, गड्ढा सबके लिए सिमिलर है, लेकिन गड्ढों के उसके बाद बनाने का जो पैटर्न है, उसकी डेकोरेशन का पैटर्न, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। कुछ कुछ जगह पर आपको जो ये बरियल पिट दिखेंगे, ठीक है, ये बरियल पिट्स जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे कुछ में जो स्पेसेस हैं, ठीक है, उन स्पेसेस को, मतलब जैसे आपका जो ये गड्ढा खोद दिया गया रेक्टेंगुलर, उसके बाद डेड बॉडी रख दी गई, अब जो खाली स्पेस बच रहा है उसमें, ठीक है, मिट्टी विट्टी डाल दी गई, ठीक है, कोशिश करी गई उसको पूरा वो करने की। फिर उस एरिया को भी उसके जो है उसके क्या किया गया, थोड़ा सा फ्रेमिंग की गई है ईंट वगैरह से, ठीक है, तो लाइन बनाई गई है एक ईंटों की, है ना। तो माइट भी इसको ब्रिक से लाइंड करने के पीछे जो पर्पस था, ठीक है, तो वो ये था कि थोड़ा सा यूनिक या कोई पर्सन स्पेसिफिक के लिए वो रहा हो कि कोई स्पेशल पर्सन है, ये विशेष व्यक्ति हैं, ये इनके लिए इनकी जो कब्र होनी चाहिए, बरियल होनी चाहिए, वो थोड़ा सा अच्छी दिखे, ठीक है, इस तरीके से। सम ग्रेव्स कंटेन, ठीक है, बर्तन ऑर्नामेंट्स, तो कुछ कुछ आपको ग्रेव्स में, कब्र में बर्तन दिख जाएंगे, ठीक है, तो बाकायदा डिफरेंट टाइप के बर्तन मिल गए, ठीक है।
अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बर्तन मिल गए, इन बर्तनों का भी कुछ ना कुछ इस व्यक्ति से लेना देना रहा होगा। ज्वेलरी मिल गई, ठीक है, मान लो उसके पहनने की कोई ज्वेलरी थी इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से वो ज्वेलरी भी पहना हुआ है उस व्यक्ति ने। मतलब बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कंकाल वगैरह, डेड बॉडीज, जिनमें उस व्यक्ति ने पहना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रखा हुआ है, कुछ में तो पहने हुए हैं, कुछ में रखा हुआ है ना। कई जगह पर आप देखोगे शीशा वीसा रख दी, मतलब शीशा का मतलब ऐसा मिरर रखा हुआ है, कॉपर का एक मिरर रखा हुआ है इस तरीके का, पुराने टाइम पे चलता था ना, ऐसा हैंडल वाला मिरर है, सिर्फ सामने से देखते थे ऐसा वाला, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। तो माइट भी ये उनके पास ऐसा बिलीफ रहा होगा, जैसा मेसोपोटामिया वगैरह में बिलीफ था, जैसा इजिप्ट में हमें बिलीफ मिलता है कि हड़प्पा के लोग जो है वो आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। हालांकि ऐसे एविडेंसेस बहुत कम मिलते हैं क्योंकि इस तरीके की बरियल कम है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं रखते थे कि पूरा घर का बर्तन ले आके वहाँ पे रख दिए और जाओ भैया, ऐसा नहीं था। बहुत कम मात्रा में मिलते हैं हमें, और कुछ कुछ जगह पे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर पूरी सिमेट्री में आपको बर्तन जैसा मिल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत माइट भी आफ्टर लाइफ में उनका रहा होगा, या फिर शायद थोड़ा डाउटफुल रहा होगा कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, एक आध बर्तन रख दो ठीक होगा, उतने में काम चला लेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। चलो, तो ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। ये देखो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी जो है वो दोनों, मतलब इससे ये चीज़ तो कन्फर्म ही हो गई कि उस समय जो है वो सारे लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मेल फीमेल सारे लोग ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते थे। अब ऑर्नामेंट्स के बेसिस पर भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना, क्योंकि ऑर्नामेंट पहनना सबके लिए नहीं है। अब मैन एंड वुमेन में जो ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत रिसोर्सफुल तो होंगे ही। बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति जो रहा होगा वो उतने ऑर्नामेंट्स नहीं पहनेगा। पुराने समय पे भी आप देखते हो, आपको मूवीज़ में देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। जब आप बहुत पुराने एंशियंट या मिडेवल टाइम की मूवीज़ देखोगे तो उसमें जैसे किसान हो गए या बहुत कॉमन मैन हो गया, उसके हाथ में बहुत नॉर्मल एक आध उसकी पूरी बॉडी में आपको मिल जाए ज्वेलरी का कोई हिस्सा, है ना, कुछ बैंगल्स जैसे पहन रखी, कुछ एक आध चेन जैसे पहन रखी, पर्याप्त है। लेकिन आपको एलीट क्लास के लोगों में बहुत सारी ज्वेलरी पहने हुए वो लोग मिल जाएंगे, अपने हाथों, पैरों, कमर उमर में, सर में, गर्दन में, तमाम हर जगह पे कुछ ना कुछ ज्वेलरी का पोर्शन पहने हुए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्केलेटल्स जो है वो मिल जाते हैं जिनमें कुछ ज्वेलरी पहने हुए लोग हैं। हड़प्पा में एक आपको सिमेट्री मिली, सिमेट्री का मतलब है पूरा श्मशान टाइप का, जहाँ पर मास बरियल होता है, जहाँ पर मतलब पूरा डेडिकेटेड ही है वो पर्टिकुलर प्लेस जलाने या उसको कवर के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगह मिली आपको हड़प्पा में, एक सिमेट्री मिली है, श्मशान जैसा मिला है। 1980s के आसपास का डिस्कवरी है ये, मतलब जब ये मिला है, ऐसा मत सोच लेना कि 1980 के आसपास इसको दफनाया गया होगा, नहीं, तो हड़प्पा के ज़माने का है। 1980s में इसको डिस्कवर किया गया, अभी रिसेंट डिस्कवरी है मतलब कहने की। तो वहाँ पर आपको क्या मिला है, एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स। तो एक ऑर्नामेंट मिला है, ठीक है। अब उस ऑर्नामेंट में क्या है कि 3 लेयर्स में जो शेल है वो बनी हुई है, ठीक है। जैस्पर मिला है, ठीक है, जैस्पर की बीड्स मिली हैं। जैस्पर ग्रे और ग्रीन कलर का एक सेमी प्रीशियस स्टोन है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, क्राफ्ट वाला आप वीडियो देख लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा। तो जैस्पर मिला, जैस्पर की बीड्स वहां पे है। अब जैस्पर की बीड है अगर, तो मतलब व्यक्ति जो है जिसको दफनाया गया है वो व्यक्ति थोड़ा सा चमकदार मोतियों की या चमकदार पत्थरों की माला पहने हुए है, रिंग विंग पहने हुए हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा होगा। तो इससे हमें एक इंडिकेशन लगा सकते हैं कि यस, देयर वर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पा। मतलब अपेरेंटली हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हड़प्पा में कुछ कुछ तरीके के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी माइक्रो बीड्स हैं जो उसके सर के पास मिली हैं, उसके जो स्कल है, खोपड़ी है उसकी, जो दफनाया गया इंसान है वहां पे मिली है। तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये सब इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ, हमें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। दूसरा कुछ क्राइटेरिया जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बरियल्स तो मिल गया, ठीक है, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं लग्जरीज पे, ठीक है। लग्जरी, ये तो वही वाली जो पहले वाली लाइन थी, लग्जरी यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि जनरलाइज नहीं थी, जिनका यूज बहुत जनरल तरीके से नहीं होता था, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनको आपने किस में रख दिया, लग्जरी में रख दिया, क्योंकि ये चीजें जो थी वो स्पेशल थी, ठीक है, स्पेशल थी वो चीजें, वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। या तो उनका जो मटेरियल है वो आसानी से अवेलेबल नहीं है, या तो उनकी मेकिंग प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, या थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। तो ऐसी चीज़ों को लग्जरी में रखा गया था। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मली यूटिलिटेरियन पर्पस के हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत आसानी से उनका रिसोर्स मिल जाता है, उनको बनाने की भी प्रक्रिया
बिल्कुल कठिन नहीं है। ऐसे बर्तनों को या ऐसी चीज़ों को, बर्तन ही क्यों, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ, हर एक वो चीज़ जिसको बनाने की प्रक्रिया बड़ी सिंपल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग प्रोसेस बड़ी सिंपल है, ठीक है, उसका जो बनाने का मटेरियल है वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो वो यूटिलिटी में रख दिया गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ईजिली नहीं बन सकती थी, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा इन लोगों ने, ऐसी चीज़ों को इन लोगों ने लग्जरी में रखा। तो यूटिलिटी वाले में क्या आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हो कि स्टोन और क्ले के जो मटेरियल्स हैं, पत्थर से बने हुए जो चीज़ें हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह हो गए, क्ले के बने, टेराकोटा वगैरह के बने हुए जो टॉयज ये सब थे, ये बड़े इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। इसके अलावा ये सिलबट्टा वगैरह जो हो गया, क्वेंस, ठीक है, बर्तन और निडल्स वगैरह, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर वगैरह जो होता है नहाते समय, आपको पता है, ठीक है। तो ये सब बड़ा इजीली अवेलेबल था क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ पूरी साइट पे मिलता है हमें, तो इससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगेगा, बट हाँ ये आपको पता लग रहा है कि ठीक है, ऑर्डिनरी चीज़ें सबके पास होती थी, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सबके पास नहीं और हर जगह नहीं मिलती हैं। तो माइट भी फिर इससे भी हमें एक सोशल डिफरेंस या इकोनॉमिक डिफरेंस का पता लग जाता है कि हड़प्पा में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जिनका कुछ एक वर्ग के लोग ही इस्तेमाल करते थे। तो वो वर्ग के लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल या एलिट क्लास के रहे होंगे, जो उसको या तो अफोर्ड कर पाते थे या फिर उनको इजीली मिल जाती थी, ठीक है। तो जो भी रहा हो, पर वो वर्ग जो था वो थोड़ा सामान्य वर्ग से अलग था, तो ये सिद्ध करेगा। तो आर्कोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि लग्जरी की चीजें वो हैं जिनमें कुछ रेयर मटेरियल इस्तेमाल है, ठीक है, नॉन लोकल मटेरियल है जो वहां पे मिलता ही नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में कुछ ऐसी चीज मिल जाए, ठीक है, जो उस एरिया में होती ही नहीं है, ठीक है, डायमंड, बहुत सारे डायमंड, प्रीशियस डायमंड मिल जाए, ठीक है। अब मान लो आपके दूर दूर एरिया से नहीं है डायमंड का कोई लेना देना, और वो प्रीशियस डायमंड जो है, प्लेटिनम के कुछ बड़े प्रीशियस ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी मिल जाए आपके पास, तो आप कहीं बाहर से लेके आए होंगे। अब आज के डेट में तो खैर बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा सा मुश्किल था। या फिर और कोई ऐसी बहुत प्रीशियस चीज़ मान लो जो कि उस पूरे एरिया में नहीं मिलती। अब मान लो पूरे इंडिया में बहुत रेयरेस्ट कहीं कई जगह पे अवेलेबल है। या मान लो आपके घर पे यूरेनियम मिल जाए, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। आपके घर पे यूरेनियम मिल जाए, थोरियम मिल जाए, वो भी काफ़ी सारा यूरेनियम थोरियम मिल जाए बैग भर के इस तरीके से, है ना, तो थोड़ा सा लगेगा ना कि आप बहुत स्पेसिफिक पर्सन, या तो बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे तो यूरेनियम थोरियम आपको मिला होगा, कहीं से लेके आए होंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, या तो फिर आपका पर्पस होगा कुछ, है ना, टेररिज्म टाइप की एक्टिविटी करने का, तो फिर आपने इस चीज़ के लिए इसको इकट्ठा कर रखा है कि कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, सामान्य व्यक्ति नहीं, आप अगर आपके पास यूरेनियम थोरियम मिल जाता है, ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे लग्जरी वाले मटेरियल जिनकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो कॉस्टली है, वो नॉन लोकल है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फायंस, तो फायंस जो है वो एक तरीके का बर्तन से, एक तरीके की मिट्टी जैसी हो जाती थी, मतलब कुल मिला के उससे बर्तन वगैरह बनाते थे। अब फायंस जो है वो थोड़ा ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का दिखता था, जला हुआ जैसा, ठीक है। ये बनता कैसे था, ये बनता था ग्राउंड सैंड को, ठीक है, या सिलिका को मिक्स किया जाता था एक तरीके के कलर और गम से, गोंद से, और फिर उसको बढ़िया आग में पकाया जाता था। इन सब सारे मिक्सचर को जब इकट्ठा कर दिया गया तो उसको मिक्सचर को इकट्ठा करके शेप में बना के और फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दिया, तो उससे जो मटेरियल बन रहा है या उससे जो चीज़ बन रही है वो फायंस कहलाती है, फायंस। अब ये बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ये मटेरियल भी इजीली अवेलेबल नहीं होता था, तो लोगों ने समझा कि ये थोड़ा सा लग्जरी वाली चीज़ होगी। लेकिन हालांकि कुछ कुछ चीज़ें जैसे वो वीविंग वाला जो निडल्स वगैरह होती हैं वो फायंस की बनी है, तो वहाँ पर फिर हिस्टोरियंस बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या ये सब जो है वो भी अवेलेबल था, हर जगह नहीं था। खैर कुछ भी, हमें तो सिर्फ आंसर लिखना है, तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, बरियल और लग्जरी, तो हम उन चीज़ों को ही इंक्लूड कर लेंगे अपने आंसर में, बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो कह रहा है वुड यू एग्री, क्या आप सहमत है इस बात से। तो ध्यान रखना, जब लिखना शुरू करना तो आप आपका ओपिनियन पूछ रहा है ना, आपका यहाँ पर ओपिनियन पूछ रहा है, और मान लो आप आंसर लिखना शुरू कर दो और आंसर लिखने के दौरान आपका ओपिनियन जाए ही नहीं, तो थोड़ा सा ऑड लग सकता है। समझदार टीचर होगा मान लो तो कहेगा ही कि मतलब हमने तो पूछा क्या था कि क्या आप सहमत हैं, नहीं है, कुछ तो बोलिए, है ना। तो यहाँ अगर आप नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा उसको, उसके पास अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसका, क्यों नंबर काट ले आपके, तो दुखी नहीं होना है यहाँ पे। सो वुड यू एग्री दैट? So you have to start the answer writing like
येस आई एम एग्री और आई एम नॉट एग्री, इस तरह से लिखना कि नहीं नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल हम सहमत नहीं इस बात से, या फिर अगर आप सहमत है तो लिखना नहीं बहुत बहुत बिल्कुल सहमत है इस बात से। तो दोनों बातें लिखनी है यहाँ पे। सो वुड यू एग्री दैट ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पा, हड़प्पा में जो परिवहन तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को आप अपवाह तंत्र कहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, परिवहन नहीं, वो तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र है जो, ठीक है, हड़प्पा में, वो आपको ये प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है क्या, कि हड़प्पा में नगर नियोजन था, यानी टाउन प्लानिंग थी। क्या हड़प्पा में नगर नियोजन उपलब्ध था? क्या वो टाउन प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से पहले प्लान करते थे, इसके बाद बनाते थे? ठीक है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आप अपने उत्तर को कारण सहित समझाएंगे, उसकी कारण सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप इसको उस तरीके से समझाएं कि पहले आप अपनी सहमति दर्ज करें, इसके बाद बताएं कि हड़प्पा में जो अपवाह तंत्र था, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो क्या हमें ये इंडिकेट करता है, क्या हमें ड्रेनेज सिस्टम में टाउन प्लानिंग के इंडिकेशन मिलते हैं, क्या हमें वहां के जो पूरा का पूरा पानी वगैरह को ड्रेन करने का जो सिस्टम था उसमें प्लानिंग करी गई थी या ऐसे ही बना दिया गया था, है ना, अपने मन माफिक बना के चले आए। तो पढ़ रखा है पूरा, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको मैंने, ड्रेनेज सिस्टम एकदम मन लगा के आपने पढ़ा है। तो अब आपने अगर मन लगा के पढ़ा है तो आप उसका आंसर भी मन लगा के लिखना वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। चलो, यस आई एग्री, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, ठीक है, ऐसे ही लिखना शुरू करना कि यस आई एग्री, और इन माय ओपिनियन, यस आई थिंक, इस तरह से कुछ भी ओपिनियन पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा बता देना कि हाँ है। द ड्रेनेज सिस्टम इन द हड़प्पन सिटीज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडवांस्ड टाउन प्लानिंग। हड़प्पा में हमें देखने को मिलता है कि टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर है, ठीक है, एडवांस लेवल पर है। क्यों एडवांस लेवल पर है? क्योंकि ईंटों से लेके, स्ट्रीट ड्रेन से लेके, पानी निकासी की व्यवस्था पूरी एकदम परफेक्ट और वेल मेजर्ड है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपको कुछ लूप होल दिख जाए। तो हमें आज की याद दिला देती है, आज के समय में जिस तरीके से हम ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं, ऐसा ही कुछ हड़प्पन्स करते थे। तो ड्रेनेज के मामले में हड़प्पन्स जो है वो काफी काफी एडवांस हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट दे प्लान द सिटी फर्स्ट एंड देन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन। मतलब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरे शहर की प्लानिंग करी, उन्होंने शहर की प्लानिंग करी कि भैया हम इस तरीके से पूरा, पहले दीवार है, उस दीवार को एक बना देंगे। दीवार का मतलब है कि एक नगर की, टाउन की आउटलाइन बना देंगे हम, कि इसके अंदर ही हमको कंस्ट्रक्शन करना है। इसके बाद फिर हम स्ट्रीट्स वगैरह बना देंगे कि ये स्ट्रीट ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ये सब, और स्ट्रीट के दोनों तरफ फिर जो है वो हम ड्रेन्स बनाएंगे, पहले नालियां वगैरह बनाएंगे ऐसे। तो हम प्रॉपर पहले प्लान करेंगे, और प्रॉपर प्लान करेंगे और उसके बाद फिर एज पर दी प्लानिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारी प्लानिंग होगी पहले, और उसके बाद प्लानिंग के साथ साथ उस पर कंस्ट्रक्शन चलेगा, प्लानिंग के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो दे प्लान द सिटी फर्स्ट एंड दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन। चलो, the drainages were laid out before the construction of house and then the houses were built along with those drains। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रॉपर सड़कें बना दी, स्ट्रीट्स बना दी, और स्ट्रीट्स के साथ स्ट्रीट ड्रेन्स बना दी, ये जो हमने देखा। एवरी हाउस वॉज सपोज टू हैव एटलीस्ट वन वॉल, ठीक है, कनेक्टेड विथ, ठीक है, द स्ट्रीट। हर घर जो होता था, मान लो अब ये घर हो गया, तो इस तरीके के हड़प्पा के जितने भी घर थे, लगभग हर घर, लगभग क्या सारे घर के साथ एक कंपलसरी है कि उस घर की एक दीवार जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होगी ही होगी। और घर के अंदर का भी डिजाइन फिर इस तरीके से रहेगा कि घर में जितना भी वाटर डिस्पोज हो रहा है, वो डिस्पोज वाटर उस वॉल के चैनल के थ्रू बाहर स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। चलो, तो हर दीवार जो है वो कनेक्टेड होगी स्ट्रीट ड्रेन से, और उसके थ्रू जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो स्ट्रीट ड्रेन्स पे आ जाएगा, ठीक है। द लोअर टाउन प्लानिंग शोज दैट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, ठीक है, इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमने पढ़ रखा। अभी ये देखो राइट एंगल पे काट रही है कि नहीं। अब ये जो मान लो जैसे ये रोड बना रहे हैं, ठीक है, अब ये रोड बना रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मतलब इरेज करके अब रोड बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलो मान लो ये जैसे आपने रोड बनाई, अब यहाँ पर आपने रोड बनाई, ये आपकी रोड निकल रही है, फिर ये आपने इस तरीके से और आगे रोड बना दी, ये फिर यहाँ से मान लो ये चौराहा जैसा हो गया,
फिर यहाँ से रोड बना दी, ये आपका चौक हो गया, ठीक है, फिर ये आपकी रोड बन गई, ठीक है। ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर डाइसेक्ट कर रही है ना, ये देख लो 90 डिग्री के एंगल पे डाइसेक्ट कर रही है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। तो जहां जहां देख रहे हैं वहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉपर आपको जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वह देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद प्रॉपर घर बनाए। अब उन्होंने देखो, जैसे ये आपकी रोड है, इसके साथ ही यहाँ पर ड्रेन भी रहेगा। अब यहाँ पर घर बना है आपका, ठीक है, तो ये जो घर बना है इसकी वॉल कनेक्टेड होगी स्ट्रीट ड्रेन से। तो इस तरीके की बड़ी बेहतरीन व्यवस्था हड़प्पा के लोगों ने की है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन करा। चलो, इट ऑल्सो हैज़ बीन फाउंड दैट द ह्यूमन सेटलमेंट वॉज वेरी मच प्लान, बिल्कुल एक फिक्स एरिया में रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाते थे, उसके ऊपर घर बनाते थे, मतलब नींव जैसा, फाउंडेशन जैसा बनाते थे, फिर उसके ऊपर घर बनाते थे। फिक्स एरिया में बना था, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्यों? क्योंकि क्या किया है उन लोगों ने, प्रॉपर वॉल बनाई हुई है, और वॉल मतलब एक कन्फाइन कर दिया उस एरिया को, चॉकआउट कर दिया पहले अपना प्लान कि हम जो अपना घर या कंस्ट्रक्शन करेंगे इस पूरे एरिया में वो इतने ही एरिया के अंदर करेंगे और उसको वॉल से प्रोटेक्टेड रखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ईंटें, प्रॉपर ईंटें आपको देखने को मिल रही हैं। 2 तरीके की ईंटें देखने को मिलती हैं आपको इस कंस्ट्रक्शन में। हड़प्पा में जहां जहां पे चले जाओगे वहां 2 तरीके की, एक तो आपको बेक्ड ब्रिक दिखती है, ठीक है, सिकी हुई। हड़प्पा में जहां जहां जाओगे आपको बेक्ड ब्रिक्स दिखेंगे, सिकी हुई ईंटें दिखेंगी, और दूसरा आपको कच्ची ईंटें भी दिख जाएंगी, लेकिन इनका डायमेंशन बड़ा एक्यूरेट है। डायमेंशन के मामले में जब जाओगे, डायमेंशन बड़ा एक्यूरेट है, 4:2:1 का डायमेंशन लिए हुए हैं ये। 4:2:1 मतलब उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और जो थिकनेस है वो एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि एक ईंट 4:2:1 की बन गई, दूसरी ईंट 3:2:1 की बन गई और पहली मतलब तो चौथी पांचवी ऐसी अलग अलग ईंट का अलग अलग शेप है, ऐसा नहीं। आपको आज की तरह परफेक्ट शेप और डायमेंशन वाली ईंटें मिलेंगी यहाँ पे। तो ये सब परफेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर है? तो इस बात से आपको 100% एग्री होना चाहिए कि हड़प्पा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर प्लान किया गया था और प्लान करने के बाद उसको बनाया गया था। चलो आगे अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम। हो सकता है कि आपको अभी तक में कोई समस्या नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी नोट करते चलो, ठीक है। चलो, लिस्ट द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स। तो अब क्या है, अब आपको क्राफ्ट की तरफ थोड़ा सा जाना है। तो जो बीड वगैरह बनाने का काम होता था, मोतियां मनके वगैरह बनाने का जो काम होता था, तो जो बीड्स बनाने में मटेरियल यूज होता था, किस प्रकार का पदार्थ उपयोग करते थे, किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल करते थे वो, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। और इसके साथ साथ आपको प्रक्रिया भी बतानी है। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखना है जब आप अपना आंसर लिखेंगे। तो आपको मटेरियल्स यूज इन दी मेकिंग ऑफ बीड, यानी कि किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग हो रहा है, और दूसरा आपको प्रक्रिया के बारे में बात करनी है कि द प्रोसेस, ठीक है, बाय विच द बीड्स वाज मेड। तो इन 2 के ऊपर पूरा आंसर आपका घूमेगा, निर्भर रहेगा, इन 2 के बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? यही एक अच्छा परफेक्ट आंसर होगा। बीड मेकिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्राफ्ट था। आपने बहुत अच्छे से अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला जो है, ठीक है, तो अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला जो आपका टॉपिक है, वीडियो है, उसको जाके एक बार देख लो। बेहतरीन तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है आपको कि कैसे हड़प्पा में क्राफ्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया होती थी, किन किन प्रोसेस से वहां पर क्राफ्ट्स जो है वो बनते थे, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, नहीं किया है अगर तो फिर जाएं, समझें उसको, ठीक है, आपकी प्रक्रिया लिखने की आसान हो जाएगी, उत्तर लिखने की। चलो, तो बीड मेकिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट इन द हड़प्पन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बीड मेकिंग टेक प्लेस इन चन्हुदड़ो। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइट को मेंशन करें, ठीक है, साइट को मेंशन करें कि कहां पर बीड मेकिंग की प्रोसेस होती थी, बीड मेकिंग की प्रक्रिया कहां पर होती थी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, तो चन्हुदड़ो में होती थी, साइट आपने बता दी। साइट बताने के बाद फिर आपको बताना है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज, किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता था, किस तरीके के मटेरियल जो है यूज होते थे। चलो, तो सबसे पहले प्रीशियस स्टोन्स, बहुत सारे ऐसे कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स जो हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है,
कार्नेलियन रेड कलर का, रेडिश कलर का, डार्क रेड कलर का एक तरीके का प्रीशियस स्टोन है, थोड़ा सा शाइनी होगा। जैस्पर जो है ग्रे और ग्रीन टाइप का आपको प्रीशियस स्टोन मिल जाएगा। क्रिस्टल्स जो है, क्वार्ट्ज जो है, स्टेटाइट, इसके बारे में बात कर रखी है ना, सोप स्टोन भी बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको जब इसके बारे। अभी देखो यहाँ पे एक एक वर्ड को इसलिए नहीं समझाऊंगा, एक एक लाइन को इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको उत्तर लिखना बता रहा हूँ, उत्तर के फॉर्मेट्स दे रहा हूँ साथ साथ, और उत्तर ही पूरा दे रहा हूँ, मतलब कहने का। तो ये सब कुछ पूरा उन वीडियोस में टॉपिक्स में एक्सप्लेन्ड है। तो प्रीशियस स्टोन, सबसे पहले तो इन्होंने क्या कीमती पत्थर इस्तेमाल किए हैं बहुत सारे बीड बनाने में, प्रक्रिया पूरी अभी हम समझेंगे। इसके अलावा मेटल्स, तो मेटल में हम देखते हैं कि कॉपर का इस्तेमाल किया है, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया है, गोल्ड का इस्तेमाल किया है लोगों ने, शेल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ पर एंड इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये वैसे मेटल का पार्ट नहीं है, अलग से भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। टेराकोटा और बर्न क्ले, आप चाहें तो इसको अलग से सी बना के पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रीशियस स्टोन हो गए, मेटल्स हो गए, इसके अलावा क्ले, मतलब अगर आपका मन है तो आप इसको सी पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि क्ले का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। और क्ले में आप लिख सकते हो कि टेराकोटा क्ले या बर्न क्ले, इस तरीके से इस्तेमाल करिए। इसके हमें बहुत सारे टॉयज वगैरह मिलते हैं देखने को, कार्ट वगैरह, बुलक कार्ट वगैरह बना हुआ है, बुल ऑक्सन बना हुआ है टेराकोटा का, ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीजें हो गई, जिनसे तीन चीजें हो गई, जिन दो चीजें लिख दो या तीन चीजें आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर द प्रोसेस ऑफ बीड मेकिंग, प्रोसेस ऑफ बीड मेकिंग जो है वो क्या है, किस प्रकार की है, कैसे बीड मेकिंग की प्रक्रिया होती थी, मतलब किन किन प्रोसेस के थ्रू बीड बनते थे। तो बीड हैड वैरायटी ऑफ शेप्स, विभिन्न प्रकार के शेप निकाले जाते थे, ठीक है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल शेप हो, जैसे हार्डर स्टोन है तो अब कठोर पत्थर है तो उसको बहुत ज्यादा आप शेप नहीं दे सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप ही लेगा, अदरवाइज क्या है, ब्रेक होता चला जाएगा वो, ठीक है। माइन्यूट शेप में नहीं ले सकते हो आप उसको, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है काटना, चिसल करना उसको। तो जो हार्ड स्टोन्स होते थे, वो हार्ड स्टोन्स जो है उनके कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बना देते थे लोग, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया, स्फेरिकल हो गया, जो है इस तरीके के शेप के बीड्स बने। फिर अब क्या हुआ, तो सबसे पहले बीड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसके शेप निकाले, इसके बाद फिर उनको जो जो पत्थर थोड़ा सा मान लो सॉफ्ट टाइप का है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन नहीं है, तो फिर उनके छोटे छोटे नोड्यूल्स बने और इन नोड्यूल्स को चिप किया गया, चिपिंग करी गई उनकी, ठीक है, ताकि उनके और थोड़े से रफ शेप बन जाएं। इसके बाद फिर दे वर फाइनली फ्लैग्ड इनटू द फाइनल फॉर्म, आसपास से उसको और प्रॉपर शेप देने के लिए पॉलिशिंग, मतलब पॉलिश्ड शेप, पॉलिश वैसे ऊपर से की नहीं जा रही, पॉलिश्ड शेप देने के लिए, या मैं कहूँ कि जो फिनिशिंग है वो देने के लिए उसको आसपास से चिसल किया गया थोड़ा, फ्लैग का मतलब छोटे 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 टुकड़े उसके निकाले गए, तो मतलब फाइन शेप में आ गया वो। देन बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है, अब उसको फिर आग वगैरह पे पकाया गया, ठीक है। इसके बाद फिर पॉलिशिंग वगैरह की गई, फिर ड्रिलिंग की गई उसके अंदर ताकि धागा वगैरह पिरोया जा सके, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया से गुजरती थी बीड मेकिंग। देन चन्हू दड़ो, तो ये सारा चीज मिल जाती थी, चन्हू दड़ो में सारा काम होता ही था। इसके अलावा लोथल और ढोलावीरा भी है इसके लिए, जहां पर ड्रिलिंग वगैरह का काम होता था, मतलब मेन चन्हू में है। चन्हू के अलावा लोथल और ढोलावीरा भी आपको ध्यान रखना है, जहां पर ये बीड मेकिंग की प्रोसेस हो रही है और साथ साथ इसमें स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपको ऐसे लिखना है। आगे बढ़े हम। सो डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, बड़ा इजी आंसर है, पूरा मोहनजोदाड़ो आपने पढ़ रखा है, अर्बन प्लान्ड सिटी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करनी है। तो मोहनजोदाड़ो में डिस्टिंक्टिव फीचर क्या क्या, क्या क्या चीजें याद कर लो जल्दी से, इसके पहले कि मैं आंसर दिखा दूं आपको, आपके दिमाग में तुरंत फ्रेम हो जाना चाहिए कि डिस्टिंक्टिव क्या क्या यूनिक फीचर थे, क्या क्या बहुत बेहतरीन फीचर थे वहां पे, देखने लायक फीचर थे। चलो उत्तर बता देता हूं मैं। सो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स मोहनजोदाड़ो में दिख जाते हैं। मोहनजोदाड़ो का जो एक्सकेवेशन हुआ है ये थोड़ा सा बेहतरीन हुआ है एज कंपेरिजन टू हड़प्पा, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो वाज वेल excavated as compared to हड़प्पा, so that we can write it because we have got it। तो हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये सब कुछ मिला हुआ है, वहां पे हमने सब कुछ देखा है
कितना बढ़िया टाउन प्लानिंग था, कितना टाउन प्लानिंग में सिटीडल, लोअर टाउन, ये सब। तो ये सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, इस तरीके से आप लिखें और उसके बाद उनको ऐसे ही टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करिए। चलो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ देखा हुआ है तुम्हारा टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग के बारे में अभी बात हुई है जस्ट कुछ मिनट्स पहले इसी वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अब नहीं करूँगा, क्यों, समझ लो, आंसर देखते चलो बस। तो सेटलमेंट जो है मोहनजोदाड़ो में, उसको प्रॉपर प्लान किया गया। कैसे प्लान किया गया? क्योंकि हमें देखने में पता चलता है, मैप बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एक तरफ सिटीडल है, एक तरफ लोअर टाउन है, वो पूरा मोहनजोदाड़ो वाला जो टॉपिक जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पर आपको मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग का मैप दिख जाएगा। तो मोहनजोदाड़ो जो है उसको डिवाइड किया है, प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया है 2 सेक्शंस में, ठीक है। एक स्मॉलर एरिया है, स्मॉलर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो हाइट में बना हुआ है, हायर एरिया में बना हुआ है। और दूसरा जो है वो काफी बड़ा है लेकिन लोअर एरिया में बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में, ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि वहां पर हमें इस तरीके से प्लानिंग के इंडिकेशन मिलते हैं कि जो हम देखते हैं कि जो टाउन कंस्ट्रक्शन है उसमें एक तरफ का जो एरिया है वो थोड़ा सा छोटा है और वो हाइटेड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वो भी सब लिखा हुआ है आंसर में। और दूसरा जो है वो हमारा लोअर एरिया में बना है लेकिन कंपैरेटिवली लार्जर सेटलमेंट है वो। क्लियर है? इसके बाद उसको जो है वो वॉल से कवर किया गया है, मतलब जो आपका ये स्मॉलर और हायर वाला एरिया है जिसे आप सिटीडल नाम दे रहे हो, ये प्रॉपर वॉल से कवर है, चारों तरफ आप देखोगे तो इसके दीवार है, ठीक है। ये सब कुछ। फिर जो आपका दूसरा लोअर स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये अभी ये सिर्फ टाउन प्लानिंग, अभी आप सिटीडल वगैरह को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे आगे जाके। तो जैसे हम सिटीडल की बात करेंगे क्योंकि ये भी बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है वहां का। तो सिटीडल हमें देखने को मिलता है कि ये स्मॉलर और हायर वाला जो पोर्शन है उसका हिस्सा है। और यहां पर ऐसा अपीरेंटली देखने पे लगता है, जब हम एक्सकेवेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ खास तरीके की बिल्डिंगें थी, कुछ खास तरीके की इमारतें थी। यहां पर जनरलाइज नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपैंडेड नहीं है, और इसका जो यूज किया गया होगा वो शायद कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए किया गया होगा, ठीक है। ज़्यादा सेफ्टी के साथ भी है ये। तो हमें जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? पहला है वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस देखने को मिल रहा है, और इसके बाद ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है। वेयर हाउस और द ग्रेट बाथ, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वेयर हाउस मतलब अनाज भंडार गृह एक तरीके से। तो मैसिव स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे, जो लोअर ब्रिक पोर्शन पे, मतलब 2 पोर्शंस हैं इसके, ऐसा कह दूं मैं, ठीक है। इसका जो मैसिव स्ट्रक्चर है वो लोअर ब्रिक, मतलब निचला जो है वो ईंटों का बना हुआ है, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो वुडन है। ऐसा जब आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर भी, वेयर हाउस का जो स्ट्रक्चर है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2 पार्ट्स में मिलेगा। निचला हिस्सा जो है वो ईंटों का बना हुआ है और ऊपरी हिस्सा जो बना हुआ है वो वुड का बना हुआ है। हालांकि अब जब एक्सकेवेशंस हुए तो उस दौरान वुड का काफ़ी हिस्सा डिके हो चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, अपघटित हो गया था, लेकिन जो ब्रिक वाला हिस्सा है वो काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ये आपने पढ़ भी रखा है आगे टॉपिक्स में जब मैंने एक्सप्लेन किया कि इतिहासकार इस बारे में भी थोड़ा सा डाउट एक्सप्लेन करते हैं। डाउट क्या मतलब, उनको ये चीज़ कंफर्म है, पता ही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज होती हैं, डिके होती हैं, उनकी वजह से भी हमें पता नहीं चल पाता है कई बार स्ट्रक्चर्स का। तो हड़प्पा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनी हैं, वुड भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसलिए बड़े पैमाने पर वुड जो है वो डिकम्पोज हो गया, डिके हो गया। तो अब वेयर हाउस का और सटीक इंफॉर्मेशन मिल सकता था, फिर भी हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ पता चल जाता है। वेयर हाउस के बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो आ जाती है आपकी ग्रेट बाथ, ठीक है, यानी कि स्नानागार जो हो गया आपका। तो स्नानागार जो है, ग्रेट बाथ जो है, ये पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। प्रॉपर एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। नॉर्थ और साउथ से आप जब देखोगे तो सीढ़ियां बनी हुई हैं, मतलब ऐसे बना देते हैं, चलो ठीक है, ताकि नॉर्थ साउथ और डायरेक्शन का प्रॉपर हिसाब किताब रहे। तो नॉर्थ और साउथ से जब आप एंटर होना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर सीढ़ियां मिल जाएंगी, ठीक है, आने के लिए स्विमिंग पूल पे, ठीक है। इसके अलावा चारों तरफ आपको कॉरिडोर मिल रहा है, चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है, प्रॉपर रास्ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेप्स हो गए। अब ये जो स्टेप्स है ये आपको उस टैंक में एंटर करा रहे हैं, चारों तरफ कॉरिडोर हो गए। कॉरिडोर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जगह पर बाथरूम्स भी बने हुए हैं प्रॉपर, ठीक है, रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर माइट भी इसलिए इस्तेमाल हुआ होगा उनका कि चेंजिंग वेंजिंग करने के लिए, कुछ इस तरीके से। ये
क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से को वाटर टाइट किया गया है। वाटर टाइट आप समझ रहे हो ना, कि पानी प्रॉपर जो है वो पकड़ के रखे, ऐसा इस तरह से बनाया गया निचली सरफेस को। और वाटर टाइट करने के लिए ईंटों को प्रॉपर मोर्टार से, जिप्सम से उसको भरा गया है उस पर, ताकि पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए। तो निचला हिस्सा हम देखते हैं कि काफ़ी मजबूती के साथ बना हुआ है। क्लियर है। फिर हम देखते हैं कि आगे ये जो कॉरिडोर है, इन्हीं में से आप जाएंगे आगे तो आपको यहाँ पर जो कमरे मिलेंगे, इन्हीं में से एक जगह पर कुआं मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से माइट भी शायद ऐसा हो कि पानी की निकासी जो है वो टैंक में होती रही होगी। क्लियर है। और इसके बाद फिर ये जो पानी यहाँ इस आपके वाटर बाथ में है, या मैं कहूँ ग्रेट बाथ में है, यहाँ से पानी की निकासी की भी व्यवस्था है। प्रॉपर ड्रेन बना हुआ है, एक ह्यूज ड्रेन मिला है। उस ड्रेन में जो है यहाँ का पानी निकल रहा है, तो पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। टैंक से पानी एक बड़े ड्रेन में आता है, और नॉर्थ की तरफ आगे बिल्डिंग्स जो बाथरूम हैं वहाँ पर छोटे छोटे और ड्रेन इस तरीके के मिल जाएंगे। ठीक है। हर बाथरूम में प्रॉपर ड्रेन कनेक्टेड है। तो ये सारी बड़ी प्लान्ड चीज ही तो है। अब डिस्टिंक्टिव फीचर ही तो है ये, इससे बड़े डिस्टिंक्टिव फीचर आपको कहाँ पढ़ने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, लोअर टाउन। तो हम देखते हैं कि सिटाडेल के अलावा, सिटाडेल के जस्ट एडजेसेंट पास में ही एक विशाल क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं हमको। ठीक है। काफी सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं। क्लियर। अब इस बिल्डिंग को थोड़ा सा जब बनाया गया है तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे ही बना है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा नीचे है एज कंपैरिजन टू दी सिटाडेल, इसलिए इसको लोअर टाउन कहा जा रहा है। सिटाडेल काफी ऊंचाई पे बना हुआ है और उसकी तुलना में लोअर टाउन काफी निचले एरिया में बना हुआ है, ध्यान रखना। तो ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म पे ही बनी हुई है, ऐसा नहीं कि वो भी डायरेक्टली ऐसे बन गई है, उसको भी प्लेटफॉर्म पे ही बनाया गया है। क्लियर है। लेकिन मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है वो नींव की तरह सर्व करता है, प्रॉपर फाउंडेशन बिछाई गई है, इसके बाद बनाया गया है मकानों को, बिल्डिंग्स को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निचले एरिया में है। क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट में, ये बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, मोहनजोदाड़ो वाला चैप्टर जाके देख लो, मतलब टॉपिक देख लो जाके, वो वीडियो डेडिकेटेड प्रॉपर एक्सप्लेन किया मैंने। अब इसको बनाने में भी ह्यूज अमाउंट में जो है लेबर लगा होगा, क्योंकि जितने बड़े एरिया में बना है उतने बड़े एरिया में बनाने के लिए आसान नहीं कि कुछ दिन में बन के तैयार हो जाए। क्लियर है। तो अच्छा खासा लेबर वर्क यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। चलो फिर हम देखें आगे, सेटलमेंट जो है इसको भी पहले प्लान किया गया, इसके बाद कंस्ट्रक्शन किया गया यहाँ पर एज पर दी प्लानिंग। फिर हम यहाँ देखते हैं ईंटें वैसी जैसे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया अभी, कि सेकी हुई ईंटें मिलती हैं और सन ड्राइड ईंटें मिलती हैं, मतलब नॉर्मली जो धूप में सुखाई गई थी या फिर जिनको आग में पकाया गया था, इस तरह की दोनों तरह की ईंटें मिलती हैं। क्लियर है। जिनकी प्रॉपर लेंथ ब्रेड्थ और जो थिकनेस है वही 4:2:1 के फॉर्मेट में है। फिर ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में अभी पढ़ चुके हो, लेकिन अब डिस्टिंक्टिव फीचर जब आएगा तो प्रश्न तो अलग अलग है ना, भले हम एक वीडियो में उसको डिस्कस कर रहे हैं। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो आपको इस क्वेश्चन में मोहनजोदाड़ो में ड्रेनेज सिस्टम तो लिखना ही पड़ेगा। तो फिर आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लिखोगे कि मोहनजोदाड़ो का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी यूनिक है, यूनिकली हम प्लान किया गया है। ठीक है। ऑल द रोड एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट ऑन अ ग्रिड पैटर्न, प्रॉपर बनी हुई हैं, एक दूसरे को राइट एंगल में डाइसेक्ट करती हैं स्ट्रीट्स जो है। क्लियर है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रीट्स जो है उनको पहले बनाया गया था और उसके बाद फिर घर वगैरह की प्लानिंग करी गई होगी। क्लियर है। हर हाउस जो है वो कनेक्टेड है स्ट्रीट ड्रेन से, ताकि जो डोमेस्टिक वाटर है उसको ड्रेन के थ्रू बाहर निकाला जा सके शहर के। ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर जो है वो परफेक्ट होगा। चलो ये हो गया। फिर ये तो हो गया। ठीक है। बाथरूम, ठीक है, मतलब कुल मिला के हर घर में प्रॉपर बाथरूम्स हैं हम देख रहे हैं। ठीक है। उनकी जो फ्लोर है वो फ्लोर भी प्रॉपर ब्रिक्स वगैरह से लाइंड की गई है, ये भी प्रॉपर ड्रेन से कनेक्टेड है। स्टेयर्स बनी हुई हैं, हर घर में हम जाके देखें तो प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं, ताकि आप छत पे जा सकें, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जा सकें। तो ये सारा कुछ दिखता है। कोर्टयार्ड जो है घर बनाने का जो तरीका है, ठीक है, वो भी बड़ा यूनिक है। यहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर घर के बारे में बात हो रही। तो घर जो हमने बनाया है वो कैसा बनाया हुआ है, उसी तरह से पकी ईंटों का इस्तेमाल करके। फिर आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग है कि अगर आप बाहर से देखते हैं तो बाहर से आपको
पूरे घर के अंदर का प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। कोर्टयार्ड है बीच में और उसके चारों तरफ रूम्स को डिज़ाइन किया गया है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। वेल, हर घर में लगभग कुआं देखने को मिलेगा आपको, और उस कुएं को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि उसकी एक्सेस बाहर वाला व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब प्रॉपर एंट्रेंस बनाए गए हैं, घर का प्रॉपर एंट्रेंस है, ठीक है। और इंटीरियर जो है वो डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा आपको। ये सारा कुछ पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, हमने डिटेल में डिस्कस करा है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो जब आप देखोगे तो वही चीज़ें यहाँ पर मैंने आंसर में इंक्लूड कर दी हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई अलग कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बट बस ये है कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न में क्या उत्तर आपको लिखना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में अलग से आ गया। वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने बिड मेकिंग की बात करी थी, अब क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो लिस्ट दी रॉ मटेरियल्स, आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, और कौन से रॉ मटेरियल जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते थे हड़प्पा में, एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। वहाँ पर एरिया के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर अब ये है कि कैसे उनको ऑब्टेन किया जाता था उन रॉ मटेरियल्स को। तो 3 की पॉइंट्स ध्यान रखना है इस पूरे प्रश्न में। 3 की पॉइंट्स हैं आपको, कि आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में जरूरी हैं, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, लिख सकते हो। और फिर तीसरी चीज है कि कैसे, कहां से हम उनको ऑब्टेन करते थे, कहां से वो सारा मटेरियल जो होता था वो प्राप्त किया जाता था। इन 3 कीवर्ड्स के ही आसपास आपका पूरा आंसर जो है वो रिवॉल्व करना चाहिए। चलो, तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन कौन से? पत्थर का, क्ले का, मेटल्स, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, फायंस, शेल, कार्नेलियन, जैस्पर, ये सब स्टोन में ही आ गए। ये सब रॉ मटेरियल है, इन सब का इस्तेमाल होता था, ध्यान रखना, ठीक है। लकड़ी, वुड वगैरह, इन सब का इस्तेमाल होता था किन चीज़ों में? क्राफ्ट प्रोडक्शन में। चलो अब इनको प्राप्त कहाँ से करते थे? तो कुछ कुछ रॉ मटेरियल जो होता था वो वहीं से प्राप्त हो जाता था, जहाँ वो लोकली वो साइट ही उस एरिया में बनाई जाती थी, सेटल ही होते थे, ठीक है। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, आप देखोगे। तो जैसे मान लो सॉइल एंड वुड, अब क्ले वगैरह, मिट्टी वगैरह, लकड़ी वगैरह ये लोकली अवेलेबल हो गई। ये जहां भी आप रहोगे वहां पे ही आसानी से उस जगह पर मिट्टी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? फिर स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन की बात हो रही है। तो जब आप प्रीशियस स्टोन की बात करोगे, फाइन क्वालिटी के वुड की बात करोगे, मेटल्स की बात करोगे, तो ये आसपास के एरिया से, डिस्टेंट का मतलब है कि दूसरी साइड से या दूर के एरिया से लेके आते थे लोग। जैसे मैंने कहा ये लोकल चीजें जो अवेलेबल, अब जैसे हमने देखा कॉपर वगैरह कुछ कुछ है, कुछ कुछ मेटल्स तो वहीं पर अवेलेबल है, जैसे खेतड़ी पे चले जाओ, ठीक है, नागेश्वर बालाकोट पे चले जाओ, तो कुछ कुछ मेटल्स की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो गई, और उसी के आसपास सेटलमेंट भी डेवलप हो गया। तो उस जैसे चनुदड़ों की साइट में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती थी, इसलिए वहाँ के लोग क्राफ्ट के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड थे। तो ऐसे ही हड़प्पन्स ने बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट ही कर रखे थे उन जगह पे जहाँ पर आपको ईजिली वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। जैसे नागेश्वर बालाकोट की बात कर दी मैंने, ठीक है, नागेश्वर गुजरात के पास मिल जाएगा आपको, बालाकोट पाकिस्तान में सिंध के आसपास मिल जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद खेतड़ी की बात कर दी मैंने, जो झुंझुनी राजस्थान में मिल जाएगा आपको, ठीक है, खेतड़ी। ये तो ये सारी जो साइट्स हैं ये आपको लोकली रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाती थी। कुछ जो है प्लेसेस जो ऐसे हैं, जैसे प्रीशियस स्टोन वगैरह वो अवेलेबल करवाते थे। तो शार्तुगाई पाकिस्तान में ये साइट है। तो अब आप यहाँ पर जाएंगे अफगानिस्तान में, सॉरी, तो शार्तुगाई जो है ये अफगानिस्तान की साइट है, और प्रीशियस स्टोन यहाँ से मिल जाते थे। क्लियर है? गुजरात में भी कॉपर मिल जाता था, राजस्थान में भी कॉपर मिल जाता था। ये राजस्थान में एक खेतड़ी जगह जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, फिर लोथल से कार्नेलियन प्रीशियस स्टोन मिल जाता था हमें। ये गोल्ड के लिए लोग सदर्न पार्ट पे तरफ जाते थे। इससे ये भी पता चलता है कि कॉन्टेक्ट्स भी इनके अच्छे खासे थे, मतलब साउथ इंडिया में भी उस समय सेटलमेंट रहा होगा। हालांकि अब जब साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत बाद का मिलता है, हड़प्पा के ज़माने में यहाँ बहुत कम चीज़ें मिलती, फिर भी साउथ इंडिया में से इनको गोल्ड मिल जाता था, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, किस तरीके से जब हड़प्पा की एक्सकेवेशंस की प्रक्रिया चल रही हैं, खुदाई की प्रक्रिया चल रही हैं, तो जो भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, इन आर्टिफैक्ट्स को कनेक्ट करके कैसे हिस्टोरियंस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
हाउ द हिस्टोरियंस आर ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कीवर्ड के अंदर या चारों तरफ आपका जो आंसर है वो रिवॉल्व करेगा। और आपका आंसर किस तरफ रिवॉल्व करेगा, आर्टिफैक्ट्स कौन से मिले और क्या रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ध्यान रखना। बस इसी के आसपास ये पूरा आंसर घूमेगा आपका। चलो आंसर बता देता हूं मैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है जब एक्सकेवेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को, तो एक्सकेवेशंस के दौरान उनको बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, क्लियर है, जिनसे वो इस सिविलाइजेशन के डेली हिस्ट्री के पैटर्न्स को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिलेट करने की, ठीक है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, तो सील, किस तरह के मटेरियल से सील मिलके बनी हुई है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स मिल गए आपको, बर्तन मिल गए आपको, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स मिल गए आपको, डिफरेंट टूल्स कॉइन्स मिल गए, वेट मेजरमेंट की चीजें मिल गई, टॉयज मिल गए, ये सब कुछ आपको मिल गए। ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको मेंशन करना होगा, ध्यान रखना। ये सारे आर्टिफैक्ट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब आप आंसर लिखोगे तो, क्योंकि ये वो आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर आगे रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस चलेगी। फिर स्कल्स, बोन्स, जॉस, टीथ, मतलब डेड बॉडीज बहुत सारी ऐसे मिली हैं, इन डेड बॉडीज में बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स है, सब कुछ भी मिले। अब ये भी क्या है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, है ना, वो लोग इन चीज़ों की आज के डेट में तो जैसे कार्बन डेटिंग और ये सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हो गई जिनके थ्रू उनकी एज तक पता लगा लेते हो, एग्जैक्ट टाइमिंग लगभग कंफर्म हो जाती है। तो हम जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट पता करेंगे डेड बॉडीज के पैटर्न, बरियल के पैटर्न देखेंगे, स्टडी करेंगे, रिसोर्सेस वहाँ पे किस तरीके के अवेलेबल है उसकी स्टडी करेंगे, उसकी टाइमिंग की स्टडी करेंगे, उसके फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे कि जो स्केलेटन है वो मेल का स्केलेटन है, फीमेल का स्केलेटन है, किस कंडीशन में मिल रहा है वो, ठीक है। ये सारा कुछ भी आपको कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बताएगा, ठीक है। चलो, आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टूल्स, किस तरीके के टूल्स यूज हुए होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, ठीक है। जैसे मान लो हमने एग्रीकल्चर की बात करी थी, तो एग्रीकल्चर में आपने देख लिया कि आपको कालीबंगा वगैरह में जुते हुए खेत के एविडेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन खेती के दौरान किस तरीके की हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ कुछ टूल्स मिले हैं, जैसे चॉपिंग टूल्स मिले हैं आपको, जिनसे पता चलता है कि माइट भी ये लोग इन चॉपिंग टूल्स का इस्तेमाल हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए करते रहे होंगे। फिर हमारे पास वेल्स और कैनाल्स के एविडेंसेस हैं, टैंक्स के एविडेंसेस हैं, जिनसे हमें इरीगेशन वगैरह के भी प्रमाण मिलते हैं, क्लियर है। फिर आप देख रहे हो कि आपको बहुत सारी और जैसे ज्वेलरी वगैरह, जब आप बरियल्स वगैरह देख रहे थे, ठीक है, बर्तन वगैरह देख रहे थे, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह देख रहे थे, तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है बेसिकली आर्टिफैक्ट, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इन आर्टिफैक्ट्स का ही इस्तेमाल करके हड़प्पा के, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। तो आप भी इसी चीज को इस्तेमाल करोगे अपने आंसर में। और फिर क्या है, कभी कभी कहीं कहीं उनको समस्या होती है कुछ कुछ चीजों में, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा था, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या बहुत सारी जैसे पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को भी समझने में दिक्कत होती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग इनको मेसोपोटामिया से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, अवेलेबल हुए हैं, जैसे मूर्तियां, अब वो मदर गॉडेस वाली मूर्ति मिल गई जो बहुत हैवीली ज्वेल्ड है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। ऐसे शिवा वाली जो सील है, प्रोटो शिवा वाली है, जिसको पशुपतिनाथ की सील कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल गए हैं हड़प्पन्स को, जिनको वो समझ में नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग कोशिश करते हैं मेसोपोटामिया से जाकर मेसोपोटामिया के हिसाब से उसको समझने की, क्लियर है। तो ये सारा कुछ आप लिखोगे। ये लास्ट जो टॉपिक है पीसिंग टुगेदर द पास्ट, इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैंने बहुत अच्छे 1 घंटे में समझाया है इस चीज को, जो मैं अभी 5 मिनट में आपको समराइज कर रहा हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर दिखाना चाहता हूं मैं कि आंसर ये होगा इसका पर्टिकुलर, या आपकी अप्रोच ये होगी उसको लिखने की। और वो पूरा पीसिंग टुगेदर द पास्ट वाला जो टॉपिक है आपको, जो मैंने पढ़ाया है, उसको बहुत अच्छे से समझ लो जाके। उसको समझ लोगे तो इस आंसर को लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। वो पूरा टॉपिक जो है उसको समराइज कर देना आपको इस आंसर में, कि हड़प्पन्स को क्या क्या मुश्किल हुई, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मुश्किल हुई अपने, यानी हम लोगों के इतिहास को लिखने में या रिकंस्ट्रक्ट करने में। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। अब देखो, आपको ये कंफर्म है, मैंने पढ़ाया है, और जो पढ़ाया है वो एकदम क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए बिल्कुल डाउट मत रखना। अगर मैंने ये कहा है पढ़ाने के दौरान कि देयर आर नो डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द रूलर, तो बात एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना पेपर में अपने, कहीं पर कोई संकोच नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपने पढ़ रखा है कि यार देखो हमारे पास रूलर्स के एविडेंसेस तो मिलते ही नहीं हड़प्पा में, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछेगा।
मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको याद नहीं होगा, लॉट्स और हॉट्स के ऊपर, जब क्लास 12th की उसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह के क्वेश्चन आंसर के पैटर्न होते हैं, क्या वो चाहते हैं, ये सब थोड़ा सा वो समझने में आपको बड़ा हेल्प करेगा अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखना। क्लास 12th की एग्जाम या मैं कहूं कि प्रिपरेशन जो है उसके ऊपर ही है, या अप्रोच के ऊपर है कि क्या क्लास 12th में आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। और इनफैक्ट वो क्लास 12th की अप्रोच ही नहीं है, वो इनफैक्ट आपकी किसी भी बड़े एग्जाम को अप्रोच करने की अप्रोच है उसमें, उस वीडियो में, तो देखना जाके। बहरहाल इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। तो आपको ये क्लियर है कि रूलर्स तो थे नहीं हड़प्पा में उस समय। जब रूलर्स थे नहीं हड़प्पन सोसाइटी में तो क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आप ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए हमेशा, सरप्राइजेस के लिए हमेशा रेडी रहो। एकदम सेट पैटर्न में ऐसे ही देते रहेंगे तब तो फिर हो गया काम। तो कुछ तो कभी कभार थोड़ा सा आपको नया जर्क देना जरूरी है उनके लिए ना। तो इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना बच्चों। पढ़ा तो आपने है ये कि रूलर्स हैं कि नहीं है, तो उन्होंने पूछ लिया कि रूलर्स होते थे कि नहीं होते थे, और अगर होते थे तो क्या काम होगा उनका। कोई भी रूलर क्या काम करेगा? किसी भी पर्टिकुलर सिटी में जो रूलर्स होते थे उनका काम वहां पे क्या होता? ओवरऑल मैनेजमेंट करना। 11th में पढ़ के आए हो मेसोपोटामिया में, देखोगे कि वहां के चीफ क्या काम कर रहे थे, बहुत कुछ रिलेट करना है फिर तुम्हें। मान लो अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो जितना भी ओवरऑल मैनेजमेंट है, आप देख रहे हो बेहतर लेवल की टाउन प्लानिंग दिख रही है आपको हड़प्पा में, बेहतर लेवल का यूनिफाइड सिस्टम दिख रहा है, चाहे सेल्स का हो, चाहे वेट एंड मेजरमेंट का हो, इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सब वेल कमांड वाली दिख रही है, वेल प्रॉपर ऑर्गेनाइज दिख रही हैं। हो सकता है अगर रूलर रहा होगा तो वो सारे काम उसी के रहे होंगे। तो सब लिख दो कि दो वी हैव नॉट found, we have not received any evidence which is related to the rulers, all right, but if the ruler was there, he or she should have performed such and such functions. वो अगर रहा होगा तो इस तरीके के काम किया होगा। तो यहां पर लिखो evidences shows that complex decisions were taken and implemented in हड़प्पन। से देखो कितनी बेस्ट तरीके से आपकी लाइन आंसर की शुरू होगी। ऐसे ही शुरू करना है आपको अपने आंसर की लाइन की। हड़प्पा में आपको पहले ये जता देना है कि क्यों एक रूलर होना चाहिए था, क्योंकि हमें ये मिलता है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन इन हड़प्पन सोसाइटी। तो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं, ये आसान नहीं है हर किसी के लिए इतने बेहतर लेवल की टाउन प्लानिंग कर लेना। इट इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन। और उसको इंप्लीमेंट कर लेना तो और इजी नहीं है। इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? बड़े लेवल पर आपको मैन फोर्स चाहिए होगा, लोग रेगुलेट कर रहे हो ऐसे लोग चाहिए होंगे। एक व्यक्ति जो सुपीरियर कमांड देने वाला हो, उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स जो हो, डेप्यूटीज हो, जो उसको इंप्लीमेंट कराने वाले हो, फिर और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग हो। ये पूरा एक चैनल चाहिए होगा। सो वी कैन सी दैट देयर आर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वर टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखने को मिलता है कि यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है। जैसे हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स, बर्तन वगैरह बन रहे हैं, सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, है ना, ईंटों का। पूरे हड़प्पा में आप घूम के आ जाओ, आपको ईंटें परफेक्ट साइज की मिल रही। कौन था इसको मैनेज करने वाला? कोई ना कोई तो रहा होगा। अब हमें भले क्लियर नहीं है, पर आपको आंसर के लिए पर्याप्त मटेरियल मिल रहा है कि अगर राजा रहा होगा तो वो सब यही किया होगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ राजा के ही सुपरविजन या रूलर के ही, आपके क्वेश्चन में बस ये पूछ रहा है वो कि फंक्शंस दैट मे हैव, ये नो कह रहा है कि रूलर ने क्या किया। बताओ कि रूलर क्या किया होगा वहां पे, किस तरीके के काम रूलर के रहे होंगे। दैट मे हैव है यहां पे। बहुत अच्छे से समझा करो क्वेश्चन को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरीके के काम किया होगा। तो सरप्राइजेस के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं तैयार रहना चाहिए। तो सुपरविजन, ठीक है, इतना बेहतरीन चीज, इतना बेहतरीन गाइडेंस जो है बिना रूलर के सुपरविजन के नहीं रहा होगा। इतने मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन बिना रूलर के गाइडेंस और सुपरविजन के पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो हमें अब आगे आते हैं। While excavating the sites of Harappan culture, archaeologists suggest that in Harappan society there are no clear evidences of a ruling class. हमें कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि हड़प्पा में कोई शासक वर्ग था या रूलिंग क्लास थी। ठीक है, तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अमंग द हिस्टोरियंस। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। क्लियर है? कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? अ सेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सप्रेस द व्यू दैट
देयर वाज नो रूलर्स, ठीक है, एंड एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। तो वहां पर क्या था कि सब लोग इक्वल थे, समानता जैसी थी और आपस में ही कुछ ऐसा डिसाइड कर लेते थे, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है कि देयर वाज नो सिंगल रूलर, ठीक है, बल्कि बहुत सारे थे। तो इनके कहने का मतलब होगा कि बहुत सारी साइट्स हैं, तो बहुत सारी साइट में ऐसा था कि उनके अपने अपने रूलर रहे होंगे, ठीक है। तीसरी थ्योरी क्या कह रही है, जो ज्यादा सुटेबल है, कि इट इज अनलाइकली दैट इंटायर कम्युनिटी कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इंप्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, कि पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा और इन्होंने क्या किया होगा कि एक यूनिफाइड सिस्टम बना लिया होगा और आपस में छोटे छोटे शायद ग्रुप रहे हों, कमिटीज रही हों, ऐसी कमिटीज मिलती रही हों और वो आपस में डिसाइड करती रही हों, तो यूनिफाइड सिस्टम रहा हो। तो इन्होंने एक अपने आप को पूरे एक इंटायर सेटलमेंट को, एक इंटायर कम्युनिटी को एक छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लिया होगा और वही ग्रुप जो है वो चीज़ों को मैनेज करता रहा होगा, जिसमें सारे एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव आते रहे होंगे। तो माइट भी इस तरीके से चलता रहा हो, रिपब्लिक जैसा सिस्टम रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ अब जस्ट अभी एक कंक्लूजन पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शंस, तो पहले एक बैकग्राउंड लिखोगे 5 नंबर का या इससे बड़ा जो क्वेश्चन है आपका, तो इसमें छोटा सा बैकग्राउंड लिखोगे। इसके बाद फिर मतलब आप उसको छोटा भी कर सकते हो कि रूलर्स है नहीं है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हिस्टोरियंस में, वो लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो भी तो सच बात है। अब आ जाओगे इसके बाद सीधे कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हमें देखने को मिलता है बड़े अव्वल दर्जे की क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, तो क्लीनलीनेस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट किंग, ठीक है। इसके बाद वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, आप देखते हो कि कितना इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल का ट्रेड देखने को मिलता है हमें, ठीक है। वेल प्लान्ड ट्रेड सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। हड़प्पा एक अर्बनाइज्ड कल्चर है। सो अर्बनाइज कल्चर कैसे हुआ होगा? जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा। और हमारे पास वेयर हाउसेस के भी एविडेंसेस हैं। तो वेयर हाउसेस का एविडेंसेस बड़ा सिंपल है कि सरप्लस ही रहा होगा प्रोडक्शन, तभी वेयर हाउसेस हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर किंग है और किंग होगा तो यही सारे काम करेगा। क्लियर है? पूरे ओवरऑल क्लीनलीनेस मेंटेन करेगा, या करेगा का मतलब वो सफाई नहीं करने जाएगा झाड़ू उठा के, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू मेंटेन करेगा, कोशिश करेगा मेंटेन करने की कि हाँ प्रॉपर हमारे राज्य में साफ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर इकोनॉमी रन करनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। इसके बाद जो छोटे मोटे हम देखते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है हड़प्पा में, तो माइट हैव मोटिवेटेड द क्राफ्ट्समैन टू प्रोड्यूस फाइन लेवल ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट, ठीक है। फिर सील्स, वेट्स एंड मेजरमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें भी हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है। तो माइट भी यूजर जो रहा होगा वो रूलर जो रहा होगा वो इंश्योर किया होगा कि कॉमन एक्सेप्टेबल कॉइन्स, मतलब ऐसे कॉइन्स बने जो प्रॉपर पूरे साइट पे सर्कुलेट होते रहें, ठीक है। सो रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही होंगी नेचुरल डिजास्टर्स वाली, तो फिर रूलर जो होगा वो ऐसे कंडीशंस में लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्ट करने या रिहैबिलिटेट करने में या उनको रिलीफ प्रोवाइड करने में रोल प्ले करेगा थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू हर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो, चाहे वो मेल रूलर रहा हो या फीमेल रही हो वहाँ पे रूल करने वाली। अब हमें तो क्लियर नहीं, तो हम रूलर को हर तरीके से, हर एंगल से देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आते हैं अब आज का ये आखिरी प्रश्न है इस प्रकार के, और मैप वाले में डेडिकेटेड मैप प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी, जिसमें मैप ही रहेगा प्रॉपर। पर फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरी वाले ही थे, तो मैंने कहा कम से कम एक क्वेश्चन आपका मैप वाला होना ही चाहिए इसमें, इसलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ मैप वाला है और ये आपके बुक में है, ठीक है। तो आपके बुक से ही इसको लिया गया है। मैप भी यहाँ पे दे दिया गया है और बहुत अच्छे से आगे मैं साइट्स को भी बता दूंगा। तो अब ये मैप आपके पास है, इसमें आपको देखना क्या है, ऑन द गिवन मैप समझ लो। इस मैप में क्या है, आपको पेंसिल उठा लेनी है और पेंसिल से सर्किल करना है चीजों को, ठीक है। कहां पर? वेयर एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर। पहली साइट आपकी पूछ रही है कि आपको ऐसी जगह पॉइंट आउट करनी है जहां पर एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हों आपको, ठीक है। फिर मार्क एन एक्स अगेंस्ट साइट वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ क्राफ्ट। क्लियर है? आपको उस जगह पर एक्स लिखना है जहां पर आपको एविडेंसेस ऑफ क्राफ्ट मिले हों, ठीक है। इसके बाद आर लिखना है जहां पर आपको रॉ मटेरियल्स मिले हों। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। 3 चीजें आपको इस मैप में शो करने के लिए कह रहा है। 3 चीजें। सबसे पहला कह रहा है कि जिन साइट्स पर एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिले हों, कृषि के प्रमाण मिले हों हमें, ठीक है। दूसरा, जहां पर हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है,
क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरी चीज जहां पर हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्राफ्ट्स का रॉ मटेरियल मिल रहा है। ये तीन चीजें आपको शो करनी। चलो शो कर देते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। ये है हमारा वो मैप, जिस मैप में हमें यहाँ पर शो करना है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब ये सब जब बहुत इन डेप्थ समझ लोगे पूरे चैप्टर को तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि इस साइट में आपको एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, पूरे मैप बने हुए हैं। तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं प्रॉपर एक और सेशन लेके डेडिकेटेडली आपको चैप्टर से वहां से रेफरेंसेस देके कि देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, यानी ये साइट यहाँ पे शो हो रही है और इसका रेफरेंस यहाँ पर है कि एग्रीकल्चरल साइट है ये। चलो, तो हमारे पास साइट ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हमारे पास 3-4 साइट्स के नाम हैं। हड़प्पा हो गए, बनावली हो गई, कालीबंगा हो गया, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया, ढोलावीरा, ठीक। अब आपको इन सब के देखो ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि जो पुरानी साइट्स हैं ना, ओल्ड साइट्स हैं जिनके नाम यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन साइट्स की प्रेजेंट लोकेशन या प्रेजेंट जो सिटीज हैं, प्रेजेंट लोकेशन का मतलब है प्रेजेंट सिटी या प्रेजेंट स्टेट, एटलीस्ट आप ध्यान रखो। तो अगर आप प्रेजेंट में उसकी लोकेशन किस सिटी या स्टेट में होगी, ये अगर आप ध्यान रख लेते हो, जैसे हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, और हड़प्पा की लोकेशन इंडिया के बहुत दूर नहीं है, फिर हड़प्पा की लोकेशन रावी नदी के किनारे है, ये भी। तो आप ये ध्यान रख लो कि जो किस लोकेशन पर है, लोकेशन में रिवर वगैरह के नाम भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, रिवर के नाम ज़्यादा ध्यान रखो तो बेहतर रहेगा। तो लोकेशन में सिटी, स्टेट और रिवर, ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखो अगर, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए साइट को पॉइंट आउट करना। फिर हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हड़प्पा आपको लोकेट करना है, मतलब साइट ऑफ एग्रीकल्चर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 जगहों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, 5 जगहों में से आपको ये जगह शो करते हुए चलना है। तो आप देख लो हड़प्पा मैंने क्या लिखा, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है प्लस रिवर, और रिवर में रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रावी नदी ये सिंधु नदी का पूरा वो है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से ये निकलती यहाँ से है बेसिकली, और बाद में इंडिया से, इंडिया के रीजन से यहाँ से निकलती है, और फिर ये छोटे छोटे इनमें ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है, ठीक है। ये तो आप देख रहे हो, ये है रावी नदी, ये रावी नदी है, और रावी नदी के आसपास ही आपको कहीं पर लोकेट करना है। क्लियर है? मैंने ये कहा कि इंडिया से बहुत दूर नहीं है, इंडिया के पास में ही है। क्लियर? तो ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये आप मेंशन कर दीजिए हड़प्पा। ये हो गए हड़प्पा, हड़प्पा को हमने लोकेट कर दिया। दूसरी साइड हमसे क्या पूछ रहा है, बनावली कहाँ है, बनावली है हरियाणा में, ठीक है। तो इंडिया की साइड पर चले आओगे आप, ये मिल गया आपको बनावली, ये राजस्थान का पोर्शन है, राजस्थान यहाँ से खत्म होगा तो इस तरफ राजस्थान के गुजरात आ जाएगा, उस तरफ हरियाणा चला जाएगा, ठीक है। फिर पंजाब लग जाएगा यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बनावली मिल गया हमें, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा राजस्थान का ही इलाका है, ये पूरा राजस्थान का इलाका है यहाँ तक ये, ठीक है। ये तो आपको समझना होगा, राजस्थान की बॉर्डर एरिया में ये कालीबंगा, ध्यान रखना। ये क्लियर है, कालीबंगा हो गया यहाँ पे। तो ये हम एग्रीकल्चर, जहां से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हैं वो सारी साइट्स हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं। फिर मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो कहाँ है, इंडस नदी के पास में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में है और इंडस नदी के किनारे है, और ये इंडिया की साइड से थोड़ा सा दूरी पर स्थित है। तो आप आ जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका मोहनजोदाड़ो, ठीक, ये हो गया मोहनजोदाड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ढोलावीरा, ढोलावीरा गुजरात में है, ठीक है, ढोलावीरा जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो इंडिया में गुजरात के पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, ये मतलब आप इंडिया के मैप को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया ढोलावीरा, ये थोड़ी सी साइड इधर आ जाओ, यहाँ ले लो, ये ढोलावीरा हो गया, ठीक है, अंदर गुजरात की तरफ, ठीक है। ये सारी साइट्स हो गई आपकी साइट ऑफ एग्रीकल्चर।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, साइट ऑफ क्राफ्ट पूछ रहा है ये। तो साइट ऑफ क्राफ्ट कम से कम पूरे चैप्टर में आपने 20-25 बार सुन लिया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर वीडियो में ही उस दिन और आज के वीडियो में ही 2-4 बार सुन लिया आपने, 5 बार सुन लिया, और जो पर्टिकुलर चैप्टर वाला वीडियो, जो उस टॉपिक का वीडियो रहा होगा, उस दिन भी आपने 20-25 बार सुन लिया होगा, तो ऐसे 50 बार तो हो ही गया। तो क्राफ्ट के लिए 3 ही जगह डेडिकेटेड है, ध्यान रखिएगा, क्राफ्ट के लिए 3 ही जगह डेडिकेटेड है। चन्हू-दड़ो डेडिकेटेड है, बालाकोट डेडिकेटेड है, ठीक है, और नागेश्वर डेडिकेटेड है, जिनमें से 2 साइड जो है वो पाकिस्तान में है, 1 साइड सिर्फ इंडिया में है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो चन्हू-दड़ो ये सिंध वाले इलाके पे, पाकिस्तान का जो सिंध इलाका, ये चन्हू-दड़ो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका वहीं पर ये बालाकोट। तो 2 साइड ध्यान रखना आपको पाकिस्तान में मेंशन करनी है, ठीक है। चन्हू-दड़ो और बालाकोट आपको पाकिस्तान में मेंशन करनी है, और नागेश्वर गुजरात चले आओ, ठीक है, इंडिया में मेंशन करनी है। तो नागेश्वर, चन्हू-दड़ो, बालाकोट, या चन्हू-दड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, या ऐसे याद करते हैं, चन्हू-दड़ो, नागेश्वर, बालाकोट, ठीक है। तो ABCN BCN इस तरीके से करके ध्यान रखो, बालाकोट, चन्हू-दड़ो और नागेश्वर, ये 3 साइट्स हैं जहां पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ, इनकी आपने मार्किंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्राफ्ट में जो भी एक्स वेक्स मार्क करना था आपको, उस तरीके से आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स बनाओ चाहे आर बनाओ, पर यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको दिखाना था उनकी लोकेशंस, ठीक है। फिर साइट ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की भी साइट्स जो है उनमें से कॉमन है। रॉ मटेरियल ज़्यादातर हमें कहाँ से मिला है? नागेश्वर, बालाकोट से ही रॉ मटेरियल मिला है। तो इसलिए हम जब साइट रॉ मटेरियल की साइट का नाम आएगा तो वहाँ पर भी हम जो है इन्हीं को मेंशन करेंगे। तो आप बालाकोट को मेंशन करोगे, नागेश्वर को मेंशन करोगे, और इसके अलावा कौन सा एक एरिया था जिसको मेंशन करोगे जहां पर हमने बहुत ज्यादा कॉपर के एविडेंसेस प्राप्त किए? खेतड़ी। तो कालीबंगा से थोड़ा सा और इधर आ जाना, इधर झुंझुनू का जो इलाका है थोड़ा सा ही पास में, इधर आ जाओगे, इसी के आसपास, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इसी के आसपास आ जाओ, यहां पर आपको मिल जाएगा खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी, ये खेतड़ी कॉपर माइंस ऊपर थोड़ा सा। तो देखो क्या होता है, जब भी आपको पेपर में लोकेशंस मेंशन करनी है, मैप प्रैक्टिस आ रही है, तो 100% अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं भी है तो चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 90%, 80% या 50% उसको लोकेट करो, इसका पर्टिकुलरली एकदम दूसरी जगह पे लेके चले जाओ। वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़ा सा भी, जैसे मैंने ये बड़ा सा सर्कल बना दिया, अब ये थोड़ा सा भी यहां जाएगा तो इसमें कोई बहुत इतना बड़ा आपको इशू नहीं है, मार्किंग आपकी ठीक ठाक मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा डेविएट हो जाएंगे जब उस लोकेशन से, तब आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब आपके मार्क्स जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रैक्टिस सेशन हमने यहाँ पे कवर करा है, ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग हाँ मेरे ख्याल से हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फिर प्रॉपर चैप्टर को लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो सेशन था, इतना ही हमें इस सेशन में कंप्लीट करना था। अगले सेशन में, अगले वीडियो में प्रॉपर मैं टॉपिक के साथ वापस से आता हूं, आपका चैप्टर 2 जो है वो शुरू करूंगा। इनफैक्ट कोशिश करूंगा कुछ MCQs भी कवर करवा दूं आपको। तो वेट करो, जल्दी से अगले चैप्टर को हम शुरू करते हैं, नए टॉपिक में, नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो सोशल स्कूल के साथ, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, थैंक यू।